हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉर एवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल ने आगे बढ़ के श्री के गालों को चूमा और कहा कि गुड मॉर्निंग। तो श्री ने कहा अच्छा अब याद आया तुम्हें गुड मॉर्निंग का। तो शीतल ने कहा मुझे याद तो आया, तुम तो मुझ पर तब से बस चिल्ला ही रही हो, कुंभकर्ण और पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। श्री ने कहा जल्दी से तैयार हो वरना ट्रेन छूट जाएगी। ये कहकर उसने कपड़े फोल्ड करने के लिए उठाया तो कंबल फोल्ड करने के लिए उठाया तो बिस्तर पर मोगरे के फूल बिखरे हुए थे। श्री का गजरा रात की खींचतान में टूटकर बिखर गया था। उन्हें देखकर श्री बोली तैयार होकर ये फूल भी इकट्ठे कर लेना। शीतल ने फूल देखे और मुस्कुराकर फूल इकट्ठे करते हुए बोली कि इकट्ठे कर कर क्या करूं इनका, हमारी महकती दहकती हुई रात की कहानी है इसमें। और फिर फूल लेकर श्री के पास आकर शरारत से बोली कि हमारी अधूरी सुहाग रात की निशानी है ये। श्री ने तिरछी नज़रों से शीतल को देखा और कहा अधूरी सुहाग रात की निशानी। शीतल ने कहा और क्या, तुमने आगे कुछ करने ही नहीं दिया तो अधूरी ही हुई ना। अच्छा तो ये अधूरी सुहाग रात की निशानी तुम संभाल कर रख लो, देख देख कर याद किया करना। और मैं तैयार हूँ, तुम ज़रा जल्दी करो, ट्रेन छूटी तो तुम्हारे आशिकी का भूत ऑफिस में डांट खाकर उतरेगा। शीतल ने जब ये सुना तो उसने अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश की। तब तक श्री ने अपने घर फ़ोन कर लिया था। दोनों दौड़ते भागते स्टेशन पहुँचे और ट्रेन पकड़ी। सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो दोनों आराम से विंडो सीट के पास बैठे थे। कुछ देर बाद शीतल को याद आया कि यार मैंने तो घर फ़ोन ही नहीं किया। अरे यार अब मम्मी फिर से सुनाएंगी। श्री ने कहा होना तो तुम्हारे साथ वही चाहिए, पर क्या करूं, तुम पर दया आ जाती है मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैंने प्रिया को फ़ोन कर दिया है, जब अपने घर पर बात की थी तभी। तब जाके शीतल ने चैन की सांस ली और बोली तुम साथ होती हो ना तो मेरी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती है, या तो उन्हें तुम ख़त्म कर देती हो, इसलिए तो आई लव यू सो मच। श्री ने उसे फिर से तिरछी नज़रों से देखा तो शीतल बोली जी तो तुम्हें किस करने का कर रहा है, पर कर नहीं सकती ना। और इधर उधर देख के जल्दी से श्री का हाथ चूमा और अपने हाथों में ले लिया। श्री ने शीतल की ये हरकत देखी तो कहा कि यार कभी कभी समझ नहीं आता तुम्हारा, कभी पब्लिकली क्लोज आने के लिए डांटती हो और कभी खुद ही वही काम करती हो। शीतल ने कहा जब लोग हमें देख ना रहे हो, कोई आसपास ना हो, तब तुम कुछ भी करो दिक्कत नहीं। और इस वक्त आसपास कोई नहीं है, होते तो कुछ ना करती ना। तो श्री ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया और बोली रख लो ना। शीतल ने कहा रख लो, पर कोई आए तो ठीक से बैठना। और कहते हुए उसने भी श्री को पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। दोनों एक दूसरे की छुअन, बदन की खुशबू और सुबह की हल्की ठंड में एक दूसरे की नज़दीकियों की गर्माहट में खोए हुए थे। ठंडी हवा की वजह से खिड़कियों के शीशे बंद थे। आसपास सब शांत था, बस ट्रेन की खटर पटर के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था।
दोनों बस एक दूसरे में खोए थे और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी आगोश में लिए हुए थे, पर चुप थे। फिर श्री की आंखें झपकने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर का वजन जब शीतल पर पड़ने लगा, तब शीतल ने देखा कि श्री सो गई थी। तो उसने भी उसे उठाने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद जब ट्रेन झटके से रुकी, तब लोगों का शोर सुनकर श्री की आंखें खुली। स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो शीतल ने अपना हाथ हटा लिया, पर पीछे वाले हाथ से श्री को होल्ड किया हुआ था। श्री की नींद खुली तो सीधी होकर बैठ गई और शीतल से बोली, मैं सो गई थी, उठाया क्यों नहीं? शीतल ने कहा, किस लिए उठाती? और फिर शरारती मुस्कान से बोली, मैंने सोचा रात को ज़्यादा थक गई थी और सुबह भी जल्दी उठ गई, तो सोचा सोने दूँ। श्री ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा तंग नहीं करने लगी हो मुझे? शीतल ने कहा, तो तुम्हें तंग करने का पूरा अधिकार है मुझे। मैं जब चाहूँ, जैसे, कैसे, ऐसे वैसे तुम्हें तंग कर सकती हूँ। श्री ने कहा, और मैंने तुम्हें तंग करना शुरू कर दिया तो? अरे यार, मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे तंग करो, तुम ही तंग नहीं करती। ट्रेन इधर चल चुकी थी। श्री से शीतल की इस शरारती और डबल मीनिंग बातों का जवाब देते नहीं बना तो वो नज़रें फेर कर खिड़की से बाहर देखने लगी। ऐसा नहीं था कि वो जवाब देना नहीं चाहती थी, पर शीतल की आंखों में जब शरारत देखती तो उसे शर्म आने लगती। उसे कुछ अलग और अजीब सी फीलिंग हो रही थी। शीतल की इन बातों से शर्म भी आ रही थी और वो अच्छी भी लग रही थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ रही थी, जिसे श्री ने किसी तरह रोक के रखा था। और ऊपर से शीतल की उंगलियां जो श्री की कमर पर छेड़खानियां कर रही थी, उससे भी श्री परेशान भी हो रही थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। क्या करे, महबूब का साथ ऐसा ही होता है, जिन चीज़ों से तंग होते हैं वही चीज़ अच्छी भी लगती है। श्री उंगलियों की छेड़छाड़ काफ़ी देर तक बर्दाश्त करती रही। जब तक उससे बर्दाश्त होता रहा वो करती रही, पर फिर तंग आकर श्री ने कह दिया, अब बस भी कर जाओ यार, मैं कुछ करूँगी तो लोग देखते हैं, तुम करो तो कोई नहीं देख रहा होता। शीतल ने कहा, हाँ तो देख लो कौन देख रहा है कोई यहाँ? तुम ना हाथ हटाओ पीछे, चलो पीछे हटो। क्यों, गुदगुदी हो रही है? हाँ, अब पीछे हटो। नहीं, होने दो, मुझे करनी है। तुमने ना बहुत खर्च कर लिया, अब नहीं, अब बस रात से कर ही तो रही हो। बताओ क्या किया है? कुछ करने तो दिया ही नहीं। मैं थकी हुई हूँ, नींद आ रही है, सोना है, सोने दो, बस यही सब सुनती रही। कुछ करने दिया तुमने? श्री ने कहा, हाँ, मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया, तुमने कुछ किया ही नहीं है ना। मैंने तो तुम्हें कुछ करने दिया ही नहीं है, बिना किए ही मेरे शरीर पर इसने इतने निशान आ गए हैं। श्री झुके में बोल तो गई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ था कि उसने क्या बोला है। शीतल ने पूछा, कौन से निशान? पर पूछते पूछते शीतल को समझ आ गया, और जैसे ही समझ आया उसके होठों पर मुस्कान आ गई और शरारत से पूछा, कितने निशान हैं, कहाँ कहाँ हैं, सच में हैं
ये सुनकर श्री को शर्म आ गई थी। उसने नज़रें घुमाते हुए कहा कि कोई निशान नहीं है। बता दो ना। नहीं बताना। बता भी दो ना प्लीज़। चुप करो बेशर्म। नहीं बताऊंगी। बता दो ना प्लीज़। ऐसे नहीं बताऊंगी। शराफत से बैठो। मुझे रास्ते में तंग नहीं किया तो स्टेशन पर बता दूंगी, वरना नहीं। शीतल ने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगी कहकर उसने अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप सीधी होकर बैठ गई। जैसे पेरेंट्स बच्चों को ना कहते हैं, शरारत नहीं करोगे तो चॉकलेट खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं, और बच्चा शांति से बैठ जाए। शीतल भी ऐसे ही बैठ गई थी। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। शीतल को इतना चुप देख श्री ने पूछा, नाराज़ हो या कुछ सोच रही हो? शीतल ने कहा, नाराज़ क्यों होंगी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? शीतल ने जवाब नहीं दिया तो श्री ने कहा, नीलू के बारे में। शीतल ने कहा, नहीं, अपने घर, मम्मी पापा के बारे में, परिवार और गांव के बारे में। नीलू के बारे में क्यों सोचूं? क्या है सोचने के लिए? श्री ने कहा, अच्छा ठीक है, तो कैसा लगा यहाँ आकर? मज़ा आया ना? कोई मज़ा वज़ा नहीं आया, पर ठीक था। इतने सालों बाद गांव आकर अच्छा लगा। कुछ नए पुराने लोग मिले, कुछ इस दुनिया से चले गए, कुछ पैदा हुए। जो बच्चे थे बड़े हो गए, तो ठीक ही था। श्री ने कहा, तुम्हें तो डर लग रहा था। सोचो, हम सब ज़बरदस्ती ना करते तो तुम आती ही नहीं। कितना कुछ मिस करती। अच्छा हुआ ना आ गई। इस बार रिश्तेदारों ने परेशान भी नहीं किया। ऐसे ही डर रही थी। शीतल ने कहा, रिश्तेदारों को मौका ही नहीं दिया मैंने, इसलिए उन्होंने परेशान नहीं किया। शादी में उस दिन रात में पहुंचे और शादी के तुरंत बाद निकल आए, इसलिए किसी को मौका नहीं मिला। जो कल की रात रुकते तो देखती कौन कौन कैसी कैसी बातें निकालता। श्री ने कहा, पर फिर भी सब ठीक रहा ना? जिससे डर रही थी वैसा कुछ तो नहीं हुआ? शीतल ने कहा, हाँ, वैसा कुछ नहीं हुआ, और 2 साल बाद आकर अच्छा लगा। पिछली बार प्रिया की शादी में आई थी, और उससे पहले तो जाने कब। हम सब जब छोटे थे ना, तो स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में यहाँ हर साल आया करते थे। बड़े मज़े के दिन होते थे। हम तीनों बहनें, बाकी के कज़न्स सब इकट्ठा होते थे। सारा दिन उछल कूद, मौज मस्ती, बागों और खेतों में दौड़ लगाना, दरिया में नहाना, उछल कूद, पेड़ पे चढ़ना, बस यही सब होता था। फिर धीरे धीरे आना बंद हो गया। क्यों? नीलू चली गई गर्मियों की छुट्टी में आने का वादा करके, मगर कभी वापस नहीं लौटी, और मेरा मन भी नहीं किया कभी आने का। धीरे धीरे लाइफ भी बिज़ी होती गई। कुछ मैं भी खुद को सबसे काटती चली गई, ख़ास तौर पर हर उस जगह और हर उस रिश्ते से जो मुझे नीलू की याद दिलाते थे। कुछ पल खामोश रहकर शीतल फिर से बोली कि उसके जाने के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। शुरू के सालों में उस पर बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ी हो गई थी, गुस्सा संभाला नहीं जाता था, पर कहीं ना कहीं तो निकालना था, तो खेल में निकालने लगी। शुरू में खेल भी इफ़ेक्ट होने लगा था। खुद को कैसे संभाला, कैसे सब कुछ मैनेज किया, मैं ही जानती हूँ श्री। पर इन सब के चक्कर में मैं हर रिश्ते से बचने लगी।
लोगों से मन ऊबने लगा था। सोचती थी किसी दिन नीलू से सामना हो गया तो कैसे खुद को संभालूंगी। डर था कि कहीं उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने ना लगूं। तो श्री ने शीतल के चुप होने पर कहा कि तो इसलिए नहीं आना चाहती थी शादी में। शीतल ने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, रोने गिड़गिड़ाने का डर तो बहुत पहले जा चुका था, ख़त्म हो चुका था। जो थोड़ा बहुत था वो तुम्हारे आने के बाद पूरी तरह से मिट गया। पर डर ये था कि कहीं खुद को या उसको हर्ट ना कर दूं। पता है श्री, चाहे सब कुछ ख़त्म क्यों ना हो गया हो, पर फिर भी कहीं कुछ बच जाता है। थोड़ी कड़वाहट, एक शिकायत, खुद को निर्दोष और मजबूर सही बताने की मंशा दोनों तरफ से होती है। एक कुछ कहे तो दूसरा कुछ, और कुछ ना कुछ ऐसा ही कह जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की बातों से हर्ट होने लगते हैं। इसी बात का डर था और वही हुआ था। हम दोनों ने अपनी बातों से एक दूसरे को हर्ट किया, ब्लेम किया। मुझे पता था सालों बाद हम दोनों अगर मिलेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे तो मुझे अपनी मजबूरियाँ सुनाएगी, जिन्हें सुनकर मुझे गुस्सा आएगा और मैं उसे कुछ ना कुछ ज़रूर कह दूँगी। मैं ना तो उसे देखना चाहती थी, ना उसकी झूठी कहानियाँ सुनना चाहती थी, ना ही उसकी वजह से हर्ट होना चाहती थी। और यही सब कुछ हो गया। श्री ने शीतल का हाथ थामते हुए कहा, तो अच्छा हुआ ना, सब कुछ तुम्हारे मन से निकल तो गया। अब ना तो कोई शिकायत है, ना कोई कड़वाहट बची होगी। और जो मैं हम दोनों के बीच में एक खालीपन महसूस करती थी उस नीलू की वजह से, अब शायद अब वो भी महसूस ना हो। तुम्हारे अंदर से सब कुछ तो निकल ही गया ना, शीतल ने कहा। पर जो दर्द हुआ उसका क्या, दिमाग खराब हुआ उसका क्या? श्री ने कहा, हाँ तो दर्द मिटाने और मूड ठीक करने के लिए मैं थी ना। अब सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, समझी? अब टेंशन फ्री रहो। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।